हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। मतलब जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है विद इन द सेल और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का सिंथेसिस होता है। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ये यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है दैट इज रिस्पायर्ड। जो रेस्पिरेशन के लिए फूड यूज होता है वो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस से आता है। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज। अब ये जो कंपाउंड है जिनकी ऑक्सीडेशन होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। इनकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होता है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता। सबसे पहले उस एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस होता है और जब भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। सो दैट्स व्हाई एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स है जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ये CO2 रिलीज करते हैं। अब प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है वाया स्टोमेटा। जो पोर्स है वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं और जो स्मॉल पोर्स या ओपनिंग स्टेम में प्रेजेंट होती है उसे लेंटिसेल्स कहते हैं। तो इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता जैसे एनिमल्स में लंग्स होता है। वेरी लो गैस एक्सचेंज। अब प्लांट्स में काफी लो गैस एक्सचेंज होता है जब हम कंपेयर करें एनिमल्स से। अब ये जो लीव्स है एडाप्टेड है फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज। तो मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है लीव्स में क्योंकि लीव्स को फोटोसिंथेसिस करनी होती है। अब जो मोस्ट लिविंग सेल्स हैं प्लांट में वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं और इनकी जो लोकेशन होती है वो क्लोज होती है प्लांट सरफेस से ताकि इजीली ये गैस एक्सचेंज कर पाए। अगर हम प्लांट के स्टेम की बात करें, जो बार्क होता है ना उसके नीचे ना जो लिविंग सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं थिन लेयर में और जो स्टेम है वहां पे लेंटिसेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ओपनिंग है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर हम लीफ, स्टेम या रूट की बात करें, यहाँ पे पेरेंकाइमा सेल प्रेजेंट होते हैं जो लूजली पैक है, प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस। तो ये जो पेरेंकाइमा सेल है इनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है तो ये गैसेस का डिफ्यूजन कर सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज इजिली ये कर सकते हैं। जब कंप्लीट कंबशन होता है ग्लूकोज का, जो एनर्जी है वो मोस्टली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो ग्लूकोज है जब ये रेस्पिरेशन करता है तो 6 ऑक्सीजन यूज होता है, 6 CO2 रिलीज होता है, 6 H2O रिलीज होता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो इससे हम बाकी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज एज हीट। तो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट नहीं होता, तो ग्लूकोज का एक साथ ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है सेवरल स्मॉल स्टेप्स। तो छोटे छोटे स्टेप्स में ना जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है। इट इनेबल्स सम स्टेप्स टू बी जस्ट लार्ज इनफ दैट रिलीज एनर्जी कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। अब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है तो एफिशिएंटली वो जो एनर्जी है उसको यूज किया जाता है, उस एनर्जी को कपल्ड किया जाता है, उस एनर्जी को यूज करके ना एटीपी की सिंथेसिस की जाती है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। अब रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता है, CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है दे आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन, तो वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है ये बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ सर्वाइव कर सकते हैं और दूसरे हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। जो ऑब्लिगेट एनारोब्स है ये बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव कर सकते हैं बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के और ये जो प्रोसेस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इट अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना ग्लाइकोलिसिस होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो स्कीम था इसे दिया था गुस्ताव एम्बर्डेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस ने, तभी हम इसे EMP पाथवे कहते हैं। अगर हम एनारोब्स की बात करें ना, इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो एनारोब्स में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो ग्लूकोज है वो डिराइव होता है सुक्रोज से, जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फॉर्म में है तो इससे ग्लूकोज मिलता है फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जो सुक्रोज है ना इसका ब्रेकडाउन होता है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में और जो एंजाइम यूज होता है उसे हम इन्वर्टेज कहते हैं। अब ये जो दोनों मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये रेडली एंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे। जब ग्लूकोज एंटर करता है ना तो इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है 6th पोजीशन पे, तो हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। यहाँ पे जो एटीपी है एडीपी में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली जब फ्रक्टोज एंटर करता है वो भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है, तो जो एटीपी है एडीपी में कन्वर्ट होता है और जो एंजाइम
यूज होता है उसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। इट इज देन आइसोमराइज्ड टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जब ग्लूकोज एंटर किया था तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था। अब आइसोमराइजेशन के बाद ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो चाहे ग्लूकोज एंटर करे या फ्रक्टोज एंटर करे, हमें इवेंचुअली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही मिलता है, क्योंकि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसकी फर्दर हम फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, फर्दर इसमें फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं। तो जो स्टेप्स है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फर्दर क्या होते हैं, वो स्टेप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं। जो एटीपी है वो 2 स्टेप्स में यूटिलाइज होता है। पहला स्टेप कौन सा, जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है। और जो सेकंड स्टेप है जहां पे एटीपी का यूज हो रहा है, वहां पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है और ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसमें 6 कार्बन है, फर्स्ट और 6 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप है, इसका ब्रेकडाउन होता है। हमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के और दोनों मॉलिक्यूल में ना फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पहला मॉलिक्यूल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एक कीटोन होता है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड होता है, इसे हम PgAl भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो PgAl है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और साथ में इसमें ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है। जब इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, जिसे हम BPGAB कहते हैं। अब इस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होती है PgAl की। अब ऑक्सीडेशन में क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होते हैं PgAl से और वो ट्रांसफर होते हैं NAD+ में और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो बनता है। नेक्स्ट स्टेप में जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो ATP है वो बनते हैं। साथ में हमारा बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम PGAB कहते हैं। तो इसमें एनर्जी जो रिलीज है उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है। उसके बाद ना आइसोमराइजेशन होती है। इसमें अगर आप देखोगे जो फॉस्फेट ग्रुप था 3 कार्बन पे था, बट इसमें क्या होता है, ये सेकंड कार्बन पे आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, तो हमें 2-फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है और इसके बाद इसमें वाटर रिमूवल होता है। वाटर रिमूवल से ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसमें फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। अनदर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलता है, साथ में हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। और अगर हम ATP की बात करें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यूज हुआ और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बना, तो ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स बनता है, 2 ATP यूज होता है, तो नेट जो 2 ATP है बनता है और साथ में 2 NADH भी यहाँ पे बनता है। अब ये जो 3 मेजर वेज है जिसमें जो सेल है वो पायरुविक एसिड यूज कर सकता है। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और इसमें जो कंडीशन रिक्वायर है वो है एनारोबिक कंडीशन, तो बिना ऑक्सीजन के ये जो प्रोसेस है वो होता है और ये प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे यीस्ट में। 2 तरह का ये फर्मेंटेशन हो सकता है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से वो ब्रेकडाउन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड इथेनॉल में और यहाँ पे 2 एंजाइम इस प्रोसेस को कैटेलाइज करते हैं। जो पहला एंजाइम है वो है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये CO2 रिलीज करने में हेल्प करता है और जो दूसरा एंजाइम है वो है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है और इसकी एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 13%। जो यीस्ट है उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और जैसे कंसंट्रेशन अराउंड 13% होता है अल्कोहल का, वो एज ए पॉइजन काम करता है और जो यीस्ट है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है और ये कुछ बैक्टीरिया और मसल्स में होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जो मसल्स हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलता है, सो एज ए रिजल्ट जो सेल है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे ना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो जो पायरुविक एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को जो एंजाइम करता है उसे हम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। हमें पता है ग्लाइकोलिसिस में जब पायरुविक एसिड बना था तो NADH+H+ की फॉर्मेशन हुई थी। अब जब फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो जो रिड्यूसिंग NADH+H+ है ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इनसे ना हाइड्रोजन वापस जो है वो रिमूव हो जाता है इन बोथ द प्रोसेस और जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना इन प्रोसेस में वो काफी लिमिटेड होता है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज, जो ग्लूकोज की टोटल एनर्जी है उसमें लेस
than 7% एनर्जी जो है वो रिलीज होता है एंड नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। और जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो भी पूरा एटीपी बनाने में यूज नहीं हो पाता। हैजार्डस प्रोडक्ट मिलते हैं जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जैसे एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और CO2 वाटर एनर्जी रिलीज होता है। अब ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये जो पायरुवेट बना था, पायरुविक एसिड, ये साइटोप्लाज्म में बना था। ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुविक एसिड पायरुवेट बना था उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम क्रूशियल स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो दो स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, पायरुविक एसिड का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन। तो सारे हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं, साथ में 3 CO2 मॉलिक्यूल रिमूव किए जाते हैं। इसमें क्रेब्स साइकिल इंक्लूडेड होता है। ये जो प्रोसेस है ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकंड स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, वाटर की सिंथेसिस होती है, साथ में साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। और ये जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये दो स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है, वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और अंडरगो करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब कि यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 यहां पे रिमूव होगा। और जो एंजाइम यूज होता है उसे हम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है सेवरल एंजाइम्स की, NAD+ की और को एंजाइम A की। और इस प्रोसेस में दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन का होता है। हमने को एंजाइम A लिया, NAD+ लिया है। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में Mg2+, एंजाइम लेते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसमें से सबसे पहले क्या होता है? CO2 रिमूव होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है। साथ में जो हाइड्रोजन है यहां से रिमूव होके NAD+ पे जाता है, NADH+H+ बनता है। और साथ में जब ये 2 कार्बन में कन्वर्ट होता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है जो 2 कार्बन का होता है। ओवरऑल इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनता है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड हमें मिले थे। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। अभी हमने देखा था जो पायरुविक एसिड है एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो एंटर करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स ने। और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, इसमें 3 COOH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन होता है एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, कोएंजाइम A जो है वो रिमूव होता है। जो एसिटाइल ग्रुप है उसके 2 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन होते हैं। इसके साथ कंडेंसेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और बनता है सिट्रिक एसिड, जिसे हम सिट्रेट भी कहते हैं। और जो एंजाइम यूज होता है उसे हम सिट्रेट सिंथेस एंजाइम कहते हैं। इसमें कोएंजाइम A जो मॉलिक्यूल है रिमूव होता है। उसके बाद जो सिट्रेट है वो आइसोमराइज करके आइसोसिट्रेट जो है वो बनाता है। उसके बाद क्या होता है? 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट 2 स्टेप में जो CO2 है वो रिमूव होता है, इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो सबसे पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है जो 5 कार्बन का होता है। और इसमें जब आप CO2 रिमूव करते हो तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है जो 4 कार्बन का होता है। साथ में इन दोनों स्टेप्स में ना NAD+ जो है NADH में कन्वर्ट होता है। तो जो आइसोसिट्रेट है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से भी हाइड्रोजन रिमूव होकर NADH बनता है इन दोनों स्टेप में। उसके बाद जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में और जो GTP मॉलिक्यूल है उसकी सिंथेसिस होती है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है ना वो क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो देता है GDP को, GTP की फॉर्मेशन होती है। तो इसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो GTP की सिंथेसिस करता है। जब ये GTP की फॉर्मेशन होती है तो ये एक कपलिंग रिएक्शन शो करता है। जो GTP है ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ATP की फॉर्मेशन होती है। तो इवेंचुअली जो GTP है वो ATP में कन्वर्ट होता है और हमें सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड मिलता है। अब ये हाइड्रोजन देके FAD को FADH2 में कन्वर्ट करता है, हमें फ्यूमरेट मिलता है। ये वाटर एक्सेप्ट करके मैलेट बनाता है, जिसे हम मैलिक एसिड भी कहते हैं। अब जो मैलिक एसिड है ये हाइड्रोजन देके NADH बनाता है और इवेंचुअली हमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 पॉइंट है TCA साइकिल की, जहां पे NADH+H+ जो है फॉर्म हो रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा स्टेप है और 1 पॉइंट में FADH2 जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम
हम चाहते हैं कि कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जो नया पायरुविक एसिड बन रहा है उसकी भी ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहे, तो हमें चाहिए जो TCA साइकिल है कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इस साइकिल में वो वापस बनता रहे। साथ में हमें ऑल्सो रिक्वायरमेंट होती है रीजनरेशन ऑफ NAD+, जो NAD+ है FAD+ है वो वापस रीजनरेट हो जाए फ्रॉम NADH एंड FADH2 से। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो एक पायरुविक एसिड था जो लिंक रिएक्शन था जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, NADH साथ में एक CO2 रिलीज हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 NADH बन रहे हैं और साथ में 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं, साथ में एक ATP बन रहा है। तो ओवरऑल अगर एक पायरुविक एसिड की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो होती हैं, 3 CO2 बन रहे हैं, 4 NADH+, 4H+, साथ में एक FADH2, साथ में एक ATP बन रहा है। तो ये एक पायरुविक एसिड का था प्रोसेस, वेरस एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड होते हैं। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज से आपको मिलेगा 6 CO2, 8 NADH+H+, 2 FADH2, 2 ATP पूरे क्रेब्स साइकिल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP की सिंथेसिस होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर। तो इनर मेम्ब्रेन में ETS प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH+H+ एंड FADH2। हमें पता है जो TCA साइकिल है उसमें डिफरेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है और वहां पे NADH+H+ FADH2 बनता है। अब इनमें ना एनर्जी स्टोर होता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है। जो NADH+H+ है ये 3 ATP रिलीज करेगा इसकी एनर्जी से, और जो FADH2 है ये 2 ATP रिलीज करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली जो है वो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन में, और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। अब ETS में ओवरऑल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। इसमें जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होता है, इसमें H++ इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होते हैं यूबिक्विनोन में जो लोकेटेड होता है विद इन द इनर मेम्ब्रेन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ETS है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इसकी बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करेंगे, ये है NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है NADH+H+ को ऑक्सीडाइज करके NAD+ बनाता है, और जो प्रोटॉन है ना वो ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो 4 प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ ट्रांसफर होता है। यहाँ पे प्रेजेंट है FMN, इसे हम फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है FeS कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पे आयरन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनोन में जो एक कीटोन होता है। जो यूबिक्विनोन है इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से क्या करता है मैट्रिक्स से हाइड्रोजन लेता है और यूबिक्विनॉल बनाता है जो एल्कोहल होता है। सिमिलरली यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रेजेंट होता है जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। हमें पता है TCS साइकिल में जो सक्सिनेट था उससे फ्यूमरेट बना था तो FADH2 बनता है। तो इस स्टेप में जो FADH2 है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, FAD बनता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फिर से FeS के पास, यूबिक्विनोन के पास जाते हैं, जो यूबिक्विनोन है यूबिक्विनॉल बनाता है, और यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। अब जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ दोनों कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएंगे, और जो यूबिक्विनॉल था ना वहां के जो प्रोटॉन है ये कॉम्प्लेक्स 3 से इसकी तरफ मूव कर जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये होता है साइटोक्रोम BC1। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों तरफ से साइटोक्रोम B में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं FeS में, और यहाँ पे अनदर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है साइटोक्रोम C1, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द साइटोक्रोम C। जो साइटोक्रोम C है एक स्मॉल प्रोटीन होता है अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मतलब ये खुद ना ट्रांसफर होता है, साथ में ये इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू फोर्थ। अब ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब इसमें ना 2 कॉपर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। साथ में साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है कॉपर के एक मॉलिक्यूल में, फिर साइटोक्रोम A3 कॉपर के सेकंड मॉलिक्यूल में, और साथ में जो प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाते हैं, और जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जाता है। जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेता है, और इवेंचुअली जो ऑक्सीजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है इन कॉम्प्लेक्स
4। हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेस, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेस। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो H+ है ज्यादा होता है और मैट्रिक्स में कम होता है। इस ग्रेडियंट की वजह से जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है वो एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, बट जो ऑक्सीजन का रोल है वो टर्मिनल स्टेज में, एंडिंग स्टेज में ऑक्सीजन का रोल आता है। जो ऑक्सीजन है ये काफी वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करता है फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मैट्रिक्स से H+ को रिमूव करता है वाटर बनाने में, तो ओवरऑल ग्रेडियंट को बनाने में, इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन है इसे हम फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कहते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रही है और इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन, मतलब हम एटीपी की सिंथेसिस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो जो रिएक्शंस हो रही है उससे हमने क्या किया, एटीपी की सिंथेसिस किया है। वेरा जब आप सनलाइट यूज करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 5 की। जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो है एटीपी सिंथेस। जो एटीपी सिंथेस है वो एटीपी की सिंथेसिस करता है। हमें पता है जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम हो जाते हैं, वेरस आउटर साइड में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और जैसे ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो प्रोटॉन जो है वो आउटर साइड से मैट्रिक्स की तरफ मूव करता है और इस एनर्जी से ना एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ईटीएस इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी बाय एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5। अब जो एटीपी सिंथेस है ना, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, F1 एंड F0। जो F1 कंपोनेंट है इसे हम हेड पीस कहते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है और ये पेरिफेरी, आउटर की तरफ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और यहीं पे ही क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एटीपी यहाँ पे एटीपी बनाता है। और जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम F0 कहते हैं। इट फॉर्म्स ए चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो इसी चैनल के थ्रू जो प्रोटॉन है वो आउटर साइड से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो जैसे प्रोटॉन ना बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है तो F1 क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। फॉर ईच एटीपी, जब भी आप एटीपी की सिंथेसिस करते हो तो 4H+ passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। तो जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो 4 जो H+ है वो F0 से अंदर की तरफ मूव करते हैं और जब 4 H+ अंदर की तरफ मूव करते हैं तो जो F1 है वो एक एटीपी की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। हम देखेंगे कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी हमें मिलेगा। नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एजम्पशन। तो कुछ एजम्पशन हम करते हैं कि जितने भी स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में, टीसीएस साइकिल में, ईटीएस में, ये सीक्वेंशियली और ऑर्डरली होना चाहिए, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो है वो होना चाहिए। द NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में भी जो NADH है वो सिंथेसाइज हुआ था वो भी ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी की सिंथेसिस करेगा। इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। जो इंटरमीडिएट है उससे कोई और कंपाउंड नहीं बन सकता। वन ग्लूकोज इज बीन रिस्पायर्ड, तो एक ग्लूकोज रिस्पायर होगा। अदर ऑल्टरनेट सबस्ट्रेट आर नॉट एंटर द पाथवे एट एनी स्टेज, कोई भी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ एक ग्लूकोज ही रिस्पायर करेगा। बट एक्चुअल में ये जो एजम्पशंस है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे पाथवे हैं दे वर्क साइमल्टेनियसली। तो एक साथ ना सारे पाथवे हो सकते हैं, दे डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, तो एक के बाद वो एक नहीं होते। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवेज एंड आर विड्रॉ फ्रॉम इट व्हेन नेसेसरी, तो सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर कर सकते हैं और उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है जब रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम रेट्स जो है वो कंट्रोल होते हैं बाय मल्टीपल मींस, तो डिफरेंट वेज में एंजाइम के जो रेट्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने एटीपी बनते हैं, दैट आर यूजफुल टू एप्रिशिएट। इसमें हम एप्रिशिएट करते हैं कि एफिशिएंसी कितना है लिविंग सिस्टम का, जो एक्सट्रैक्शन और स्टोरेज एनर्जी में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो एक ग्लूकोज से नेट कितने एटीपी हमें मिलेंगे। सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस है वो होता है, इसमें 2 एटीपी डायरेक्टली मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 एटीपी मिलेंगे। साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिलती है। जो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH है इवेंचुअली वो 3 एटीपी देता है, तो यहाँ पे 6
6 एटीपी मिलेंगे। जो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जो लिंक रिएक्शन होता है, इसमें 2 NADH बनते हैं, इससे 6 एटीपी मिलेंगे। नेक्स्ट है TCA साइकिल, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो बनते हैं। जो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH है वो 3 एटीपी देगा, तो ओवरऑल यहाँ पे 18 एटीपी मिलेगा। 2 FADH भी बनते हैं, जो एक FADH का मॉलिक्यूल है इवेंचुअली वो 2 एटीपी देता है, तो यहाँ पे 4 एटीपी बनेंगे और साथ में 2 GTP बनेंगे। जो GTP है वो ATP में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 2 एटीपी मिलेगा। अगर आप ऐड करोगे तो ओवरऑल नेट एटीपी हमें मिलता है 38। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो फर्मेंटेशन है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, यहाँ पे हमें इथेनॉल या लैक्टिक एसिड मिल सकता है। वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और यहाँ पे हमें CO2 एंड वाटर मिलता है। जो फर्मेंटेशन है यहाँ पे नेट गेन ऑफ सिर्फ 2 एटीपी होता है, वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं। जो फर्मेंटेशन है इसमें जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में और काफी ये जो प्रोसेस है स्लोली होता है। वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में वेरी विग्रसली और यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइज होता है काफी फास्ट होता है। नेक्स्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे। जो ग्लूकोज है ये मोस्ट फेवर्ड सब्सटेंस होता है फॉर रेस्पिरेशन और जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो स्टार्च है या सुक्रोज है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में ताकि वो रेस्पिरेशन कर पाए। और जो बाकी सबस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो फैट है या प्रोटीन है, वो भी रेस्पायर्ड होते हैं, उनकी भी रेस्पिरेशन होती है, बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। जो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है उसमें ये डायरेक्टली एंटर नहीं करते। जो फैट है इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। जो फैटी एसिड है सबसे पहले ये डिग्रेड होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो एज एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं, तो दे एंटर द पाथवे। और जो ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट होते हैं PGAL में, ये होता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं, तो दे एंटर द पाथवे। अब ये जो प्रोटीन्स है दे आर डिग्रेडेड, इनका ब्रेकडाउन होता है बाय एंजाइम प्रोटीएज और ये कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में। जो अमीनो एसिड है आफ्टर डीअमाइनेशन उनमें से NH2 ग्रुप जो है वो रिमूव होता है, इसे डीअमाइनेशन कहते हैं। वो एंटर करते हैं पाथवे में एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के किसी स्टेज में वो एंटर कर सकते हैं अमीनो एसिड कोई भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में, या वो एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर सकते हैं पाथवे में। अगर आप पाथवे को देखोगे, जो फैट है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जो ग्लिसरॉल है वो एंटर करता है एज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इनटू द पाथवे और जो फैटी एसिड है वो एंटर करता है एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और जो अमीनो एसिड है वो एंटर कर सकते हैं एज पायरुविक एसिड और एनी अदर इंटरमीडिएट की फॉर्म में वो एंटर कर सकते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है हम नॉर्मली इसे कंसीडर करते हैं कैटाबॉलिक पाथवे, मतलब इसमें सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, बट एक्चुअल में ये इन्वॉल्व करता है बोथ एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे सब्सटेंस का सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है इस पाथवे में, तो इसे हम ना एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहते हैं। इसे एग्जांपल से देखते हैं। जो फैटी एसिड है वो ब्रेकडाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एंटर करता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करना है फैटी एसिड, तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को विड्रॉ करेगा रेस्पिरेटरी पाथवे से, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। सो दैट्स व्हाई ये जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है और ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, वापस हम फैटी एसिड यहां से सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की यहां ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां सिंथेसिस हो रहा है, तो जो भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इसे हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये ना रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व की, कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन, तो उसका रेशियो है। तो RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे। अब ये जो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट है ये 1 होता है, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व एंड कंज्यूम होता है। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज का, ये ब्रेक डाउन करता है 6 ऑक्सीजन यूज होता है, 6 CO2 बनता है, 6 वाटर प्लस एनर्जी। अगर हम RQ की बात करें तो 6 CO2 है डिवाइडेड बाय 6 ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल ये क्या होता है 1 होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैट है वो लेस देन 1 होता है। हम बात करेंगे फैटी एसिड ट्राई
पाल्मिटिन की। जो ट्राई पाल्मिटिन है ये होता है C51H98O6, इसे हम रेट करेंगे 145 ऑक्सीजन से, हमें 102 CO2 प्लस 98 वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा। तो जो RQ का वैल्यू है वो है 102 CO2 डिवाइडेड बाय 145 ऑक्सीजन, तो जो RQ का वैल्यू है ये 0.7 मिलेगा हमें फैटी एसिड ट्राई पाल्मिटिन का। अब ये जो RQ फॉर प्रोटीन है ये अराउंड 0.9 होता है। अब जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है आर ऑफन मोर देन 1, जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का RQ है वो 1 से ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई जो प्योर प्रोटीन एंड फैट है दे आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इन्हें कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं करते क्योंकि इनका जो RQ का वैल्यू है ये लेस देन 1 होता है। आई होप आपको इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।